नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में एक बेहद ही दिलचस्प और जटिल विषय की गहराई में उतरने वाले हैं महिला प्रजनन प्रणाली। देखिए, क्लिनिकल रिप्रोडक्टिव इश्यूज यानी बांझपन या पेल्विक दर्द जैसी समस्याओं को अगर सही मायने में समझना है ना, तो सबसे पहले हमें बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाना होगा। क्योंकि जब शरीर की बुनियादी बनावट एकदम साफ हो जाती है, तभी ये समझ आता है कि कोई भी बीमारी आखिर शुरू कैसे और क्यों होती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब इस पूरे विश्लेषण के दौरान एक बड़ा सवाल हमारे सामने रहेगा, और वो ये कि प्रजनन अंगों की बनावट यानी एनाटॉमी में होने वाले बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बदलाव आगे चलकर पेल्विक दर्द और इनफर्टिलिटी जैसी इतनी बड़ी क्लिनिकल समस्याओं का कारण कैसे बन जाते हैं। आज हम इन्हीं छोटे बदलावों और उनके बड़े नतीजों के बीच की कड़ी को जोड़ने वाले हैं। तो आज की इस चर्चा का एक छोटा सा एजेंडा देख लेते हैं। शुरुआत महिला प्रजनन चक्र और अंडाशय की संरचना से होगी। उसके बाद हम गतिशील गर्भाशय एंडोमेट्रियम को समझेंगे, और जब नॉर्मल एनाटॉमी समझ आ जाएगी, तब हम गर्भाशय फैलोपियन ट्यूब के विकारों और आखिर में ओवेरियन डिजीज यानी अंडाशय से जुड़े रोगों पर बात करेंगे। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, महिला प्रजनन चक्र। देखिए, महिला के शरीर में लगातार होने वाले हार्मोनल और चक्रीय बदलाव ही हमारी अंदरूनी संरचना का एक स्टेटस तय करते हैं, और सच कहें तो यही पूरी प्रजनन प्रणाली का आधार है। मासिक धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ही गहरे फंक्शनल और स्ट्रक्चरल बदलाव होते हैं। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? बिल्कुल यहीं, अंडाशय यानी ओवरी के कॉर्टेक्स से। अगर इसके बाहरी हिस्से पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि कैसे फॉलिकल्स विकास के अलग अलग चरणों में मौजूद हैं। यहीं से उस जटिल हार्मोनल प्रक्रिया की शुरुआत होती है जो आगे चलकर सब कुछ कंट्रोल करती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अंडाशय की शारीरिक रचना और उसके काम। अब थोड़ा और करीब से जूम इन करके देखते हैं कि ये छोटी छोटी संरचनाएं ओव्यूलेशन के लिए समय के साथ कैसे तैयार होती हैं। ओव्यूलेशन से ठीक पहले की ये ग्राफियन फॉलिकल वाली संरचना देखिए। ये सच में बहुत दिलचस्प है। इसमें एक ओसाइट यानी अंडाणु है, और साथ ही लिक्विड से भरा हुआ एक बड़ा सा हिस्सा है जिसे एंट्रम कहते हैं। ये बिल्कुल वो पल है जब ये पूरी संरचना अपना काम करने के लिए एकदम तैयार खड़ी है। अब ओव्यूलेशन के तुरंत बाद एक कमाल का बदलाव देखने को मिलता है। अंडाणु रिलीज करने के बाद ये फॉलिकल अपनी टूटी हुई दीवार को खुद ही ठीक कर लेता है और कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। ये कोई बेकार या बचा खुचा हिस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये रातों रात एक नई हार्मोन फैक्ट्री में बदल जाता है जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे बेहद जरूरी हार्मोन बनाता है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, गतिशील गर्भाशय एंडोमेट्रियम। अंडाशय से निकलकर अब थोड़ा नीचे गर्भाशय यानी यूट्रस की तरफ चलते हैं, जहां ये हार्मोन बड़े स्तर पर संरचनात्मक बदलाव लाते हैं। गर्भाशय की बेसिक एनाटॉमी को समझने के लिए इसकी दीवारों को समझना बहुत जरूरी है। अंदर की तरफ जो म्यूकोसल परत होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, और इसी में ग्रंथियां होती हैं। इसके बाहर एक चिकनी मांसपेशियों वाली परत होती है जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है। आगे चलकर बीमारियों को समझने के लिए अंदर और बाहर की परतों का ये फर्क दिमाग में रखना एकदम क्रूशियल है। इस जगह पर अगर ध्यान दें तो ऊतक यानी टिश्यू के असल में मोटा होने की प्रक्रिया साफ दिखती है। प्रोलिफरेटिव चरण के आखिर तक आते आते ये एंडोमेट्रियल ग्रंथियां साइज में बहुत बड़ी और गिनती में बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हालांकि ये बदलाव एक नए जीवन को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही शानदार है, लेकिन यही तेजी से बढ़ने की आदत इसे गड़बड़ियों का भी आसानी से शिकार बना देती है। भाग 4, गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब के विकार। अब सोचिए, क्या होगा अगर ये खास शारीरिक संरचनाएं अपनी सही जगह से भटक जाएं या इनमें इन्फेक्शन हो जाए। आइए देखते हैं कि ये एनाटॉमिकल गड़बड़ियां क्या रूप लेती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की। अभी अभी हमने उस एकदम स्वस्थ एंडोमेट्रियल ऊतक को देखा था जो गर्भाशय के अंदर बढ़ता है। एंडोमेट्रियोसिस तब होता है जब ठीक यही ऊतक गर्भाशय के बाहर, जैसे कि अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब में अजीब तरीके से बढ़ने लगता है। मतलब ऊतक तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी जगह पूरी तरह से गलत है। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये गलत जगह पर मौजूद टिश्यू क्लिनिकल समस्याओं से कैसे जुड़ता है।
देखिए, ये भटका हुआ ऊतक अभी भी मासिक धर्म के हार्मोन पर वैसा ही रिएक्ट करता है। ये बढ़ता है और फिर पेट के अंदर ही ब्लीडिंग करता है। दिक्कत ये है कि इस खून के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता। नतीजतन अंडाशय में चॉकलेट सिस्ट बन जाते हैं, रेशेदार ऊतक जमा होने लगते हैं और भयंकर लगातार पेल्विक दर्द रहने लगता है। और यही चीज़ सीधे तौर पर इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। अब एडेनोमायोसिस को समझते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के एकदम उलट, इसमें टिश्यू का भटकाव बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ होता है। इसमें होता ये है कि एंडोमेट्रियम सीधे गर्भाशय की बाहरी मांसपेशियों वाली परत यानी मायोमेट्रियम के अंदर घुसकर बढ़ने लगता है। इस तरह के अंदरूनी हमले से वहां घाव बन जाते हैं, गर्भाशय का आकार बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा और अनियमित ब्लीडिंग होने लगती है। चलिए अब देखते हैं कि कोई इन्फेक्शन शरीर में कैसे फैलता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसे PID भी कहते हैं, इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। यह दिखाता है कि इन्फेक्शन कैसे नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। शुरुआत होती है रोगाणुओं या माइक्रोब्स के प्रवेश से, फिर ये इन्फेक्शन सर्विक्स से होते हुए ऊपर बढ़ता है और आखिर में फलोपियन ट्यूब तक पहुंचकर वहां भयानक सूजन पैदा कर देता है। यह सूजन सीधे तौर पर ट्यूबों को ब्लॉक कर देती है, जो फिर से बांझपन का एक और बहुत बड़ा कारण है। और अगर ये इन्फेक्शन या रुकावट फैलोपियन ट्यूब में हो जाए ना, तो नतीजे सच में खतरनाक हो सकते हैं, जैसे कि अक्यूट सेल्पिंजिटिस, जिसमें पेट में तेज दर्द होता है और ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। और सोचिए, अगर कोई अंडा गर्भाशय तक पहुंचने के बजाय उसी डैमेज हो चुकी ट्यूब में ही प्रत्यारोपित यानी इम्प्लांट हो जाए, इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। जैसे जैसे भ्रूण ट्यूब में बढ़ता है, ट्यूब फट सकती है, जिससे इतना भारी आंतरिक रक्तस्राव होता है कि जान पर बनाती है। ये साफ दिखाता है कि शरीर की सही बनावट होना कितना कितना ज्यादा जरूरी है। भाग 5, डिंब ग्रंथि रोग और सिंड्रोम। अपनी इस एनाटॉमिकल और क्लिनिकल यात्रा को पूरा करने के लिए चलिए वापस अंडाशय की ओर चलते हैं और उनसे जुड़े कुछ खास सिंड्रोम्स को देखते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS आज के समय में बहुत ही आम सुनने को मिलता है ना? इसमें एंड्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। अगर हम इसे वापस शरीर की बनावट से जोड़कर देखें, तो इसका सीधा मतलब है कि ओवरी के जो फॉलिकल्स हैं, वो तरल पदार्थ से भरे सिस्ट में तो बदल जाते हैं, लेकिन एक परिपक्व अंडे को रिलीज ही नहीं कर पाते। बस इसी एक स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से इस पूरे सिंड्रोम का चक्र शुरू हो जाता है। अब ओवेरियन ट्यूमर को देखिए। ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ उम्र और सेल का प्रकार ट्यूमर के पूरे व्यवहार को बदल कर रख देते हैं। 20 से 30 साल की उम्र के बीच जो ट्यूमर होते हैं, वो अक्सर रोगाणु कोशिकाओं यानी जर्म सेल्स से बनते हैं और ज़्यादातर बिनाइन या हानिरहित होते हैं। इसके बिल्कुल उलट 45 से 60 साल की उम्र में होने वाले ट्यूमर एपिथेलियल सेल्स से निकलते हैं और ये अक्सर मैलिग्नेंट यानी कैंसर वाले होते हैं, जो पेट और डाइजेशन में बहुत भारी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। आज हमने देखा कि कैसे बस एक ऊतक के गलत जगह पर उगने या एक ट्यूब के ब्लॉक होने भर से पूरे शरीर में भयानक दर्द हो सकता है और बांझपन जैसी स्थिति आ सकती है। ये सब देखकर ये सोचना कितना रोमांचक लगता है कि भविष्य की मेडिकल साइंस इन ऊतकों को सेलुलर लेवल पर ही सही जगह और सही काम पर वापस लाना कैसे सीखेगी। क्या भविष्य में हम इन माइक्रोस्कोपिक गड़बड़ियों को शुरू होने से पहले ही रोक पाएंगे? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है।